शिमला, जिसका नाम लेते ही एक ठंड का एहसास और वादियों के नज़ारे आंखों के सामने छा जाते हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली से शिमला के इस शानदार सफ़र पर। दिल्ली से शिमला कैसे जाएं, शिमला में कहां घूमें, कैसे घूमें, क्या करें और क्या ना करें, कहां रुकें, ये सब जानकारी आपको सिर्फ एक वीडियो में मिल जाएगी। सफ़र शुरू होता है सुबह 7:40 पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से। वैसे तो आप शिमला बाई बस या अपने वाहन से भी जा सकते हो, पर हमने सफ़र का मज़ा लिया है वो है ट्रेन से, क्योंकि हम ट्रेन से कालका और कालका से टॉय ट्रेन को पकड़कर उसका एंजॉयमेंट लेना चाहते थे। शताब्दी एक्सप्रेस में वैसे तो जनरली सही से टिकट मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें काफ़ी रश हो जाता है, खासकर से पीक टाइम पर। यह ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 7:40 पर बिल्कुल ठीक टाइम पर रवाना हो जाती है, जैसा कि हमारे साथ उस दिन भी हुआ और हमने अपनी ट्रेन को बिल्कुल सही टाइम पर ले लिया। ऐसे ही टॉय ट्रेन में भी आपको जो है ना पहले से रिजर्वेशन करानी होती है। टॉय ट्रेन में बहुत मुश्किल से रिजर्वेशन मिलती है। हमारी वेटिंग लिस्ट में था 27, जो कि हमें लग रहा था कि शायद ये हमारा अप्रूव नहीं होगा, लेकिन हमें ये कंप्लीट मिल गया था और अप्रूव हो गया था और हमें सीट मिल गई थी 7 और 8। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जैसे कि नाम से ही है कि काफ़ी फास्ट चलती है और उसमें सुविधाएं भी अच्छी होती है। तो आपकी टिकट के साथ इंक्लूड होता है उसमें ब्रेकफास्ट, और लंच टाइम हम उसमें बिता नहीं पाते, तो इसलिए इसमें लंच नहीं होता। जैसे कि हमने अपनी ट्रेन पकड़ ली है और इस पर देखें कि हमें जैसी ट्रेन रवाना हुई तो हमारे सामने चाय ला दी गई। चाय के साथ 2 बिस्किट भी थे और ब्रेड और आपका जूस भी आपको दिया गया। आप अगर चाहें तो आप अपनी चाय की जगह कॉफ़ी के लिए भी बोल सकते हैं। साथ में आपको अगर नॉन वेज आपने चूज़ किया है तो आपको मिलेगा ऑमलेट, और अगर आपने वेज चूज़ किया है तो आपको आलू से बनी हुई कोई भी चीज़ मिल जाएगी, जैसे कि कटलेट मिल गया और आपको सैंडविच मिल गया, या फिर आलू के पकोड़े, या फिर आपको टिक्की टाइप की चीज़ मिल सकती है। सुबह का सफ़र तो वैसे भी बड़ा सुहाना होता है, और इसकी शताब्दी की जो विंडोज़ होती हैं वो बहुत काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, और इससे आपको नज़ारा बहुत ही अच्छा और शानदार दिखाई देता है। दूर दूर तक का नज़ारा और आसमान के साथ आपको बहुत ही प्यारा नज़र आता है। कालका रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच गई थी, 11 साढ़े 11 के आसपास। और वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो वाकई बहुत साफ़ सुथरा और प्यारा रेलवे स्टेशन है। बिल्कुल ट्रेन से उतरते ही राइट हैंड साइड पर हमारे पास टॉय ट्रेन का स्टेशन आ जाता है, और यहाँ से आपको अपनी टॉय ट्रेन का सफ़र का आनंद लेना होगा। हमारी टॉय ट्रेन का जो समय था वो था 12 बजे, और जैसा कि ये यहीं पर से ही बन के चलती है, लेकिन ये कभी भी सही टाइम पे रवाना नहीं होती। तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ, ये 12 बजे की बजाय 12:30 बजे के आसपास रवाना हुई। वैसे तो ये हमेशा शताब्दी एक्सप्रेस के आने के बाद ही रवाना होती है, लेकिन अगर शताब्दी एक्सप्रेस टाइम से आ भी जाए तब भी ये अपने निर्धारित समय पर रवाना नहीं होती। बात करें अगर ट्रेन के टिकट्स की, तो शताब्दी का जो ट्रेन का टिकट है वो करीब 850 रुपये पर पर्सन एसी चेयर कार का था। और अगर कालका से शिमला के टॉय ट्रेन की बात करें, जो हिमालय क्वींस हमने ट्रेन का नाम है उसको चूज़ किया था, उसका ट्रेन का टिकट जो करीब 250 रुपये पर पर्सन पड़ता है। जैसे ही ट्रेन अपने स्टेशन से रवाना होती है तो अद्भुत नज़ारे आपको दिखने शुरू हो जाते हैं और लोगों में बहुत एक्साइटमेंट आ जाता है। बड़े छोटे छोटे डब्बे होते हैं, बड़ी पतली पतली सी
पटरियाँ होती हैं और उसका सफ़र का एक आनंद बहुत ही अनोखा होता है। ये ज़िंदगी में एक बार हर किसी को जो है ना टॉय ट्रेन का एक बार मज़ा ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक आम ट्रेन की तरह नहीं है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेशन भी बनाए गए हैं। पहाड़ों पे जब ये ट्रेन घूमती है ऐसे, तो इसको देखकर वाकई में बड़ा मज़ा आता है। इस रूट पर आपको लगभग 108 टनल पड़ेंगे। 2 टनल तो बहुत ही बड़े टनल्स हैं। एक टनल को पार करने में इस ट्रेन को कम से कम 4 मिनट लग जाता है, इतनी बड़ी टनल है। और एक टनल को पास करने के लिए उसको करीब 2.5 से 3 मिनट का टाइम लग जाता है। बाकी जो टनल्स हैं वो छोटी छोटी टनल्स हैं, लेकिन कुल मिलाकर 108 टनल्स पड़ जाती है। आप देखिए पहाड़ों के बीच में से ऐसे ट्रेन जाती हुई, और बहुत ही अद्भुत नज़ारे आपको दिखेंगे। आपको साइड में जब आप टनल में जाओगे तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है लोगों को। और जब ट्रेन चलती रहती है तो कई जगह तो ऐसी आती है कि रास्ते में आपको ट्रेन की जो ट्रैक है और साथ में किनारे पे आपको चलते हुई रोड मिलेगी। तो रोड पे लोग, जैसे कि आपने राजेश खन्ना की मूवी में सुना होगा, मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम वाली, वही सिचुएशन आपको इस ट्रैक पर भी मिलेगी। रास्ते में कुछ ऐसी जगह आएंगी जहाँ पे सड़क बिल्कुल किनारे किनारे इसके चल रही होगी। जैसे ही ट्रेन टनल में घुसती है तो लोगों में बड़ा एक्साइटमेंट होता है, और बच्चे बड़े हल्ले काटने लगे थे। और अंधेरा होने के बाद तो बहुत ही मज़ा आने लगा था। लोगों ने हालांकि अपनी मोबाइल की टॉर्च भी जला ली थी। और आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसके अंदर केबिन के अंदर आप लाइट ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के आपको बहुत सारे इस तरह नज़ारे मिलेंगे, और ऐसे ऐसे आपको बहुत टनल्स मिलेंगी। 2 टनल्स में लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ फर्स्ट लॉन्गेस्ट टनल, एंड एक दूसरी वाली टनल है जो बहुत बड़ी है, उस पर भी लिखा हुआ है सेकंड लॉन्गेस्ट टनल। तो दोनों ही टनल काफ़ी बड़ी हैं और बहुत देर तक ट्रेन उसके अंदर ऐसे ही गुजरती रहती है अंधेरे में ही। और जब बाहर की तरफ से रोशनी आ रही होती है, ट्रेन बाहर निकल रही होती है, तो उसका अद्भुत नज़ारा बड़ा मज़ेदार होता है। साइड से जो व्यू दिखाई देते हैं वो बहुत ही गज़ब के हैं। ये वही रोड है जो कि कालका से शिमला जा रही है। तो बाय रोड जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं वो इसी रोड पर ट्रेवल कर रहे होते हैं। लेकिन ट्रेन जो लोग रोड से जा रहे होते हैं, उनके बराबर से ट्रेन जब गुजरती है तो उनके लिए भी बड़ा एक्साइटमेंट वाला वो माहौल होता है। देखिए किनारे पे रोड जा रही है और इस रोड के किनारे हमारा रेलवे ट्रैक चल रहा है। तो सारे वादियाँ, हर तरह की आपको इन्जॉयमेंट, आपको व्यूज़, डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज़ आपको इसमें टॉय ट्रेन के साथ आपको मिलेंगे। बीच में बहुत सारे रेलवे स्टेशंस आते हैं, लेकिन हिमालय क्वीन एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि हर स्टेशन पर नहीं रुकती है, कुछ चुनिंदा स्टेशंस पर ही रुकती है। लेकिन जो भी स्टेशंस आपको इस रूट पे मिलेंगे वो बिल्कुल खिलौनों की तरह हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे कि वो रेलवे स्टेशन नहीं, वो कुछ एक म्यूज़ियम टाइप का एक छोटा सा बना दिया, आपको दिखा दिया कि हाँ इस तरह का रेलवे स्टेशन हमने बनाया है छोटा सा, लेकिन बड़ा साफ़ सुथरा, बहुत ही प्यारा होता है।
जैसे कि आप ये रेलवे स्टेशन देख पा रहे हो, ये बहुत ही प्यारा सुंदर सा रेलवे स्टेशन लग रहा है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा होगा इस तरह का रेलवे स्टेशन। तो इस तरह के रेलवे स्टेशन ही इस रूट पे आपको देखने को मिलते हैं। शिमला रेलवे स्टेशन उतरते ही आपको बाहर ऊपर की तरफ जाना होगा। जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो आपके सामने टैक्सी और उसके ड्राइवर्स सब आपको घेर लेंगे और आपसे होटल वगैरह के लिए पूछने लगेंगे। तो मेरा हमने जो प्लान बनाया था वो बनाया था धर्मशाला में रुकने का, जिसका नाम था बुटेल धर्मशाला। हम पहली बार इसमें जा रहे थे और इसमें हमें जाते ही शाम हो गई थी, क्योंकि हमारी ट्रेन 5:30 बजे उतारा था और हमने करीब उसके बाद यहाँ पर बुटेल करीब 6:30 बजे का हमने अपना ये सफ़र पैदल ही पार किया था। 2 बेड का रूम खाली नहीं था, 3 बेड का रूम खाली था, तो हमने 3 बेड का ही रूम ले लिया था उस दिन, जो कि 900 रुपये में, मात्र 900 रुपये में मिला था। और आप रूम देख सकते हैं कि हमें रूम में क्या और किस तरह की सुविधाएं मिली थी। साइड में हमारे पास एक अलमीरा थी, जिसमें ओपन अलमीरा थी बेसिकली, और इसमें हमें रजाइयाँ और कुछ कंबल्स रखे मिले। सबसे नीचे हमारे पास डस्टबिन मिला, और ऊपर की बात करें तो यहाँ पे एक मिरर, और उस मिरर के सामने कुछ सामान रखने के लिए हमारे पास ऑप्शंस था। साइड में अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम थी, जो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही क्लीन जो है लैट्रिन बाथरूम है। इसमें गीज़र भी है, लेकिन गर्म पानी आपको सिर्फ सुबह 6 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक ही मिलेगा। इसके बाद आपको गर्म पानी नहीं मिलेगा। देखो, धर्मशाला आपको इस तरह से नहीं होती कि उसमें आप होटल जैसी आपको सुविधाएं मिल जाएं। यहाँ पे कुछ चुनिंदा सुविधाएं आपको मुहैया की जाती है। यहाँ पर आपको गर्म पानी पीने के लिए नहीं मिलता। हाँ, आपके पास एक वाटर कूलर बाहर रखा हुआ है, जिसमें आप जो है ना पानी ले सकते हैं पीने के लिए, और नहाने धोने का पानी आपको 24 आवर्स मिलेगा, नो इशू। साथ में यहाँ पे खाने पीने के लिए नहीं होता, लेकिन बुटेल धर्मशाला के बाहर ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप खाने पीने के लिए चूज़ कर सकते हैं। ये धर्मशाला थोड़ी ऊंचाई पे है। बुटेल धर्मशाला में बेसिकली 4 फ्लोर है। नीचे के 3 फ्लोर वो बहुत सस्ते हैं और उनकी एंट्री भी बिल्कुल अलग है, लेकिन ये जो 4th फ्लोर है ये बिल्कुल अलग है और इसकी एंट्री बिल्कुल अलग है। आप देख के पहचान भी नहीं सकते कि ये 4th फ्लोर है उस 3rd फ्लोर वाले का। ये बिल्कुल आपको ऊपर ज़मीन पर ही लगेगा। इसमें इस रूम में आपको 2 चेयर्स मिलती हैं, टीवी भी मिलता है। अनफॉर्चुनेटली जब हम वहाँ पर थे तो टीवी उनका केबल वगैरह रिचार्ज नहीं था, तो मेरे ख्याल से यूज़लेस है वो। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया 3 बेड्स मिले थे, तो एक डबल बेड था और एक दीवान टाइप का इधर हमारे पास डाल दिया गया। खिड़कियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी थी और इसका यहाँ से जो व्यू है बाहर का खिड़की से, वो बहुत ही शानदार है। ये ओल्ड बस स्टैंड के पास है, जो कि बहुत ही आसानी से रीचेबल है। आप यहाँ से किसी तरह की भी बस कहीं के लिए भी आप ले सकते हो, जो कि शिमला में किसी कोने में जाना हो। तो आप यहाँ से आप देखिए कितना शानदार नज़ारा आपको नज़र आता है इस खिड़की से। सुबह होते ही आपको तुरंत रोशनी यहाँ पर मिलती है। आपको पहाड़ों पे जो व्यू मिलता है सनसेट के टाइम का और सनराइज़ के टाइम का, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। बाहर नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको तरह तरह के दुकानें मिल जाएंगी। आप यहाँ से खाने पीने से लेकर अपना रोज़मर्रा जैसे साबुन, ब्रश वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, वो सारी की सारी शॉप्स नीचे अवेलेबल हैं। छोटी छोटी चीज़ जैसे कि मोमोज़ की शॉप, आपको उबले अंडे की शॉप्स, आपको वाइन, ये सब शराब की तो आसपास बहुत दुकानें हैं यहाँ पर। और
फ्रूट्स आपको चाहिए तो आपको फ्रूट्स का मार्केट यहाँ पे नीचे लगता है। अगर आपको बसेस कहीं के लिए भी बस चाहिए, ओल्ड बस स्टैंड पे जाइए और वहाँ से ISBT की बस ले लीजिए। आपको लक्कड़ बाज़ार जाना है वहाँ के लिए ले लीजिए। आपको मॉल रोड जाना है तो वहाँ के लिए लीजिए। मॉल रोड की दूरी यहाँ से बहुत ही कम है, करीब 1 किलोमीटर के आसपास है। आप पैदल भी। अगले दिन सुबह घूमने के लिए हमने HPTDC से की वेबसाइट से लोकल साइट सीइंग का पैकेज लिया था, जिसमें हमें 300 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा था। इस पैकेज में इन्होंने कुफरी, फागू, मोसबरा, नालंदेरा ये सब कवर किए थे। साथ में एडवेंचर पार्क भी इन्होंने कवर किया था। हमें बहुत ही शानदार ट्रेवलर हमें प्रोवाइड किया गया और हमारी सीट्स पहले से ही रिज़र्व्ड थी। हम इसमें बैठे और बड़े कंफर्टेबल सीट्स थी, एकदम साफ़ सुथरी। और हमारे साथ जो कंडक्टर साथ में थे वो बहुत ही अच्छे बिहेवियर के थे और वो एक तरह से गाइड भी थे, जो कि हमें जहाँ पर भी जा रहे थे हमें उस जगह के बारे में गाइड कर रहे थे, बता रहे थे कि जगह क्या है, क्यों है, कैसे है, वहाँ से क्या होता है। तो हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ सुबह 10:30 बजे, जो कि बहुत शानदार था और हमें अद्भुत नज़ारे सुबह देखने को मिले। वहाँ से हमें हिमालय की रेंज शुरू से ही दिखनी शुरू हो गई थी, वो जो कि बर्फ़ से पूरी ढकी हुई थी। अब हमारा शानदार सफ़र जो कि HPTDC की साइट की तरफ से जो स्टार्ट हुआ, वो हमारा सबसे पहले कुफरी की तरफ हुआ, जो कि शिमला से काफ़ी दूर है, करीब मैं कहूँगा 18 किलोमीटर के आसपास था। और वो वहाँ पर एक स्नो पॉइंट पे ले गए थे। हालांकि अभी हम अप्रैल में गए थे तो अप्रैल में कोई स्नो नहीं होती। हमारी बस जब जा रही थी तो रास्ते में हमें पड़ा था ग्रीन वैली, तो हमारी बस सबसे पहले ग्रीन वैली पर रुकी और हमने ग्रीन वैली पर रुककर वहाँ का अद्भुत नज़ारा लिया। ग्रीन वैली के बारे में कहा जाता है कि ये सालों साल ग्रीन रहती है। ये यहाँ का जो जंगल है वो कभी सूखता नहीं है और बहुत ही वाकई में बड़ा घना जंगल था जो हमने देखा, और ये बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ था, जो कि बहुत ही शानदार नज़र आ रहा था। ग्रीन वैली को देखने के बाद हम निकल पड़े अपनी कुफरी की तरफ। जी हाँ, कुफरी का सफ़र अभी भी जारी था। ग्रीन वैली हमें बीच में पड़ी थी, तो सड़क किनारे खड़े होकर सभी लोग अपनी ग्रीन वैली का मज़ा ले रहे थे। पूरे रास्ते आपको हिमालय रेंज ऊपर से नज़र आती रहेगी, जो कि पूरी तरह से बर्फ़ से ढकी हुई होगी। और यकीन मानिए तो पूरे रास्ते इसको देखते देखते ही बड़ा मज़ा आता रहा। कुफरी हिल पॉइंट पे पहुंचने के बाद हमने देखा कि सेब का बाग, जो कि पूरी तरह से इन्होंने जाली से ढका हुआ था। ये सेब का बाग जो है, इसके पत्ते पूरे झड़ चुके थे, अब दोबारा से इस पे पत्ते आने लग रहे थे फूलों के साथ। तो इसकी सुरक्षा के लिए ये लोग उसके ऊपर जाले वाला कपड़ा डाल देते हैं। दूर तक हिमालय के जो रेंज है वह पूरी दिखाई देती है। बेसिकली यहाँ पर 3 तरह के पहाड़ हमें नज़र आएंगे जो बर्फ़ से पूरे ढके हुए हैं। एक केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरफ का, और दूसरा पूरा चाइना का पहाड़ जो नज़र आता है। इस चाइना के जो बर्फ़ वाला पहाड़ है, इसको पार करने के बाद आपको चाइना आ जाता है, और आपको रोहतांग बाईपास वाला पहाड़ भी यहाँ पर नज़र आता है, जो कि पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ होता है। फ़िलहाल हम जहाँ पर थे
वो एक बॉर्डर रोड थी जो कि बॉर्डर की तरफ जा रही थी, चाइना बॉर्डर जिसे कहते हैं, वहाँ की तरफ जा रही थी। फिर हम पहुँचे कुफरी फन कैंपस प्राइवेट लिमिटेड एडवेंचर रिसोर्ट्स। यहाँ पर हमारी गाड़ी जब गई तो वहाँ पर थोड़ा ऊंचाई पर थी और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो कि करने के लिए आपको अवेलेबल थी। यहाँ के टिकट्स था, अगर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अंदर टहलना है, तब भी 250 रुपये पर पर्सन का यहाँ पर चार्जेस था। अगर आपको कोई एक्टिविटी लेनी है तो पैकेज बेस्ड पे भी आप एक्टिविटी ले सकते हो, या फिर आप एक्टिविटी वाइज भी आप पैसा दे सकते हो। तो हमने यहाँ पर सिर्फ 2 एक्टिविटी ली थी जो कि 300 रुपये की पड़ी थी, जिसमें एंट्री चार्ज इंक्लूड था। तो हम 2 पर्सन अंदर गए थे और एक एक्टिविटी मेरे नाम से थी और एक्टिविटी सेकंड पर्सन के नाम से थी जो मेरे साथ अंदर गया था। बाकी आप अंदर यहाँ पर आप किसी भी एक्टिविटी को दोबारा से परचेज़ कर सकते हो, या फिर उनके पैकेज को भी आप ले सकते हो, आपको कुछ पैकेज ऑफ़र कर सकते हैं। इसके अंदर झूले हैं जो कि एक ऊपर ले जाके राउंड राउंड घुमाएगा, एक इस तरह का झूला है। अंदर आप कार चला सकते हो, गो कार्ट भी कर सकते हो। इसके अंदर छोटे बच्चों के लिए वॉकिंग या झूला भी हैं। इसके अंदर आपको 5D सिनेमा मिलेगा जो कि आप 5D सिनेमा का आनंद ले सकते हो। और इसके अंदर ही आपको कुछ अलग तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो कि डार्कनेस में आप जा सकते हो, डार्कनेस में जाके एक्टिविटीज़ कर सकते हो। साइड में आपको ऊपर मिलेगा क्लाइंबिंग करने का और ट्रैकिंग करने का और रोप पे चढ़ने का, रोप पे लटक कर इधर से उधर जाने का। ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। बच्चे और बड़े दोनों ही इस एक्टिविटी का मज़ा ले सकते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है जिसमें आराम से बैठकर आप 5 मिनट्स का टाइम मिलता है और आप इसमें खूब इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाहर आपको याक मिलेंगे, आप याक पर बैठकर फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। साथ ही साथ पहाड़ी जो लिबास है उसको भी आप पहनकर फ़ोटो खिंचा सकते हैं। अब हमारा सफ़र चल पड़ा है चिड़ियाघर की ओर। चिड़ियाघर में एंट्री के एडल्ट के 50 रुपये हैं और 12 साल से छोटे बच्चों के 20 रुपये टिकट है। अगर आप कैमरा लेकर जाना चाहते हो तो 50 रुपये का उसका टिकट है। ये चिड़ियाघर भी एक पहाड़ पर बना हुआ है। इसके एक और खाई टाइप की है और दूसरे ओर इसमें कुछ जानवर रखे गए हैं। हालांकि इसमें बहुत चलना पड़ता है और जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र है तो आपको ऊपर नीचे इसमें काफ़ी चलना पड़ेगा। अगर वाकई ही बच्चों के साथ आप आए हो और आपको इंटरेस्ट है जानवरों को देखने का तो ही आप इसमें आए, अदरवाइज़ इसमें चलकर आप अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करेंगे। इसमें स्टार्टिंग में कुछ तरह के हिरण इसमें दिखाए गए हैं। ज़्यादातर इसमें हिरण ही हैं और सिर्फ 2 ऐसे जानवर हैं जिसे देखकर आपको थोड़ा सा खुशी हो सकती है। एक ये आपका टाइगर टाइप का जो है ये आपको मिलेगा और इसमें एक भालू मिलेगा। बाकी इस पूरे ज़ू में सिवाय हिरण के कुछ नहीं है। जू का जो इतना टिकट इन्होंने रखा हुआ है उस हिसाब से जू सही तरह से ना तो मेंटेन है
और ना ही इसमें आपको कोई जानवर देखने को मिलेंगे। हाँ, अगर आप नेचर से प्यार करते हैं, आप थोड़ा शांति अनुभव करना चाहते हैं, तो आप इस जू के अंदर जरूर जाएं, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ हैं, हरियाली बहुत है और एक साइड में तो पूरी वैली ही है। साथ में थोड़ा सा लगता हुआ ही है चीनी हाउस। हमारा नेक्स्ट सफ़र चीनी हाउस की ओर हुआ। जी हाँ, चीनी हाउस वही है जहाँ पर बैठ के शिमला का समझौता हुआ था। यहीं पर ही लंच करते वक्त शिमला का समझौता हुआ था। जब से यहाँ पर हमेशा एक रेस्टोरेंट की तरह खुल गया और यहाँ पर लोग लंच करके जाते हैं। आसपास छोटा मार्केट है जिसमें घर के डेकोरेशन का आप छोटा मोटा सामान भी ले सकते हैं। साथ में कुछ कपड़ों की भी जहाँ से आप शॉल, सूट, कंबल आदि खरीद सकते हैं। उसके बाद हमारा सफ़र चल पड़ा नालडेरा। नालडेरा में हमने घुड़सवारी भी की। यहाँ पर आप घोड़ा ले सकते हैं जिसका टिकट है 500 रुपये पर हेड। ये एक घोड़े पे बैठाते हैं और पहाड़ के रास्ते पे जो है ना ये ले जाते हैं। वाकई में बड़ा अद्भुत नज़ारा होता है ये। और रास्ते में आपको एक टेंपल पड़ता है जो कि शिवजी महाराज जी का टेंपल है, जो कि साल में सिर्फ एक बार खुलता है। साथ में पड़ता है आपका गोल्फ कोर्स, काफ़ी बड़ा गोल्फ कोर्स है यहाँ पर। और यहाँ पर जब आप घोड़े पे जब चलते हो तो ये कोई प्लेन रास्ता नहीं होता, ये एक पहाड़ी रास्ता है जैसे पगडंडियों का होता है, और उसी में ही ये घोड़े चलते हैं। बड़े उबड़ खाबड़ सा रास्ता है और साथ में हमारा गाइड चल रहा होता है जो घोड़े वाला ही है। और ये गाइड जो है ना हर चीज़ रोक के दिखाता रहता है और रोक के बताता रहता है कि ये क्या है। जब हम घोड़े पे चल रहे थे तो हमारे एक तरफ काफ़ी गहरी खाई थी। मैंने ऑन कर दी वीडियो। सबसे नीचे पड़कर सतलुज नदी बह रही थी। वहीं पर ही नीचे एक गांव था जो हमें गाइड ने बताया था कि ये इस गांव के जो बच्चे हैं वो नीचे से ऊपर पगडंडियों के सहारे ही स्कूल जाते हैं। करीब 8 किलोमीटर दूर डेली जाना और डेली आना उनका स्कूल। वाकई में पहाड़ी जीवन इतना आसान नहीं है। जैसे कि सामने देखकर नाग देवता जी का टेंपल था, और अब हम यहाँ नालडेरा की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है उस पर हम पहुँच गए हैं। और यहीं पर ही इस पहाड़ी के ऊपर यहाँ पर एक पत्थर भी लगा हुआ है जो कि ये दिखाता है सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहाँ का है। सफ़र करने का वैसे मज़ा ही कुछ और था। ये एक अच्छा एडवेंचर है, और जब कभी आप यहाँ पर आओ तो ये घुड़सवारी ज़रूर करो, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस आप कहीं और नहीं ले सकते। वहीं ले सकते हो जहाँ पर इस तरह की सुविधाएं हैं, यानी कि कहीं घोड़े अवेलेबल हैं। चारों तरफ से ग्रीनरी से भरा हुआ ये पूरा पहाड़ और साथ में घुड़सवारी। नेक्स्ट डे हम चल पड़े अपने नए सफ़र पे जाको टेंपल। जी हाँ, ये जाको टेंपल शिमला में हर जगह से दिखाई देता है, जो कि सबसे ऊंची चोटी पर है शिमला की। जाको टेंपल पे जाने के लिए आपको शिमला में क्रिश्चियन चर्च पर आना पड़ेगा। जाको टेंपल पर जाने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका, हम ट्रैकिंग के थ्रू पैदल भी जा सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि सीधी चढ़ाई ना होकर बड़ी खड़ी चढ़ाई है। और दूसरा तरीका है आप टैक्सी से जा सकते हैं। यहाँ पर 2 तरह की टैक्सी मिलती है, एक प्राइवेट टैक्सी मिलती है और एक आपको गवर्नमेंट की टैक्सी मिलती है। गवर्नमेंट की टैक्सी में 25 से 30 रुपये पर हेड चार्जेस होता है, लेकिन इसके लिए आपको वेट करना होता है। तीसरा है रोपवे। आप रोपवे के थ्रू जा सकते हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको वेटिंग बहुत लंबी झेलनी पड़ सकती है और काफ़ी ऊंचाई तक इसमें पैदल भी चढ़ना पड़ता है रोपवे को लेने के लिए।
जब आप रोपवे के लिए एंट्री करोगे तो आपको वहाँ पे स्टैच्यू मिलेगा वेटिंग रूम में, जिसमें अमिताभ बच्चन और सलमान खान के स्टैच्यूज़ खड़े हैं। लोग इस स्टैच्यूज़ के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं अपना टाइम पास कराने के लिए। और यहाँ पर वेटिंग रूम में अपने नंबर आने का वेट करते हैं ताकि आप रोपवे से बैठकर और ऊपर हनुमान जी के मंदिर तक आप जा पाओ। हमने भी काफ़ी देर तक वेट किया, करीब 45 मिनट की वेटिंग के बाद हमारा नंबर आया और हम रोपवे की तरफ बढ़े। और इस तरह की बड़ी सुंदर सी रोपवे यहाँ पे होती है। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी को वाकई में ही रोपवे में घूमना है तो आप रोपवे से जाएं, अदरवाइज़ रोपवे में जाकर अपना टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि करीब 1 घंटा आपको जाने के लिए वेट करना पड़ेगा और 1 घंटा आने के लिए वेट करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि आप टैक्सी करके आप तुरंत वहाँ पे चले जाएं। ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगते हैं और वही टैक्सी आपको वापस छोड़ जाएगी जाको टेम्पल से। लेकिन हमें रोपवे का थोड़ा आनंद उठाना था, तो इसलिए हम रोपवे का टिकट लिया था और हम रोपवे को एंजॉय कर रहे थे। हमारा रोपवे स्टार्ट हुआ और बहुत धीरे चलता है रोपवे। और मैंने काफ़ी रोपवे भी देखी हैं और जिसमें बैठा हूँ मैं, लेकिन उनके मुकाबले ये बहुत धीरे चलता है। करीब 5 मिनट आपको ले लेगा ये रोपवे ऊपर आपको उतारने के लिए। जब आप इसमें चल रहे होते हो तो चारों तरफ आपको हरियाली दिखाई देंगी और शिमला का पूरा व्यू यहाँ से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो नीचे का नज़ारा और भी शानदार दिखने लगता है। पूरा शिमला आपको नज़र आने लगता है इसमें। शिमला में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि घर वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बन गए हैं इन कंपैरिजन टू ग्रीनरी वहाँ पर बहुत कम होती जा रही है और घर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जाको टेम्पल वाला जो पहाड़ है वो पूरी तरह से ग्रीनरी से ढका हुआ है और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो हमें ग्रीनरी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और उसके बीच में से ही हनुमान जी की शानदार मूर्ति जो कि बहुत ऊंची है, ये हमें वहाँ से दिखाई देनी शुरू हो जाती है। हालांकि ये मूर्ति हमें शिमला के शहर से भी हमें डायरेक्टली दिखाई देती है, क्योंकि ये शिमला के पीक पॉइंट पर ये मूर्ति अवेलेबल है। अब हम रोपवे के एंड में पहुंच गए और लगभग उतरने की तैयारी में हैं। जैसे जैसे हमारा ऊपर डेस्टिनेशन आता जा रहा है वैसे वैसे हम जो है उसके और नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं रोपवे के थ्रू। लेकिन जैसे कि मैंने बताया रोपवे बहुत धीरे चलती है, तो आपको इतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं आएगा। लेकिन ठीक है, अगर आपको वादियाँ देखनी है, चीज़ें देखनी है तो आपके लिए अच्छा है। जैसे ही आप एंटर करेंगे, थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आपको जाको टेम्पल मिलेगा, जहाँ पर हनुमान जी की बहुत बड़ी शानदार मूर्ति है। अंदर एक छोटा सा मंदिर है, उसमें जाइए और हनुमान जी की पूजा वगैरह कीजिए। लोग वहाँ पर हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं बैठकर। हनुमान जी की ये चरण देखिए कितने बड़े हैं। कहा जाता है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने खड़े होकर अपना मार्ग देखा था और यहीं से ही अगली छलांग लगाई थी। यहाँ पर लोग काफ़ी घूम रहे होते हैं, लेकिन साथ में सावधान रहना पड़ेगा बंदरों से। बंदर यहाँ पर किसी का भी कोई भी सामान छीन के ले जाते हैं, जैसे कि मोबाइल छीन लिया या पर्स छीन लिया, तो लोगों को बड़ी ध्यान से यहाँ पर रहना पड़ता है। हालांकि बंदर वापस दे देते हैं, कहना है लोगों का यही कहना है कि वापस दे देते हैं, लेकिन बहुत जो है टाइम लगाते हैं और उसके बदले उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तभी वो वापस देते हैं। मंदिर के बाहर ही ऊपर काफ़ी बड़ा पार्क है और उस पार्क में लोग विश्राम कर रहे होते हैं।
ऊंचाई पर है तो ठंड भी थोड़ा शिमला के मुकाबले ज़्यादा रहती है। इवनिंग में यहाँ पर और ज़्यादा ठंड हो जाती है, दिन में तो फिर भी सही है। जाखू टेम्पल अगर कभी आप आओ तो मेरी एडवाइस ये है कि सुबह के टाइम पे आएँ, ताकि दोपहर तक इसे करके आप वापस नीचे जा सको, क्योंकि दोपहर बाद यहाँ पर एक तो ठंड बढ़ जाती है और दूसरा भीड़ भी ज़्यादा हो जाती है। 1 घंटे की वेटिंग के बाद अब हम फिर वापस नीचे की तरफ अपने रोपवे के थ्रू जा रहे हैं। नीचे जाते वक्त का नज़ारा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि आप यहाँ पर ऊंचाई से नीचाई की तरफ जा रहे होते हैं तो चीज़ें जो नीचे दूर हैं वो आपके नज़दीक आने लगती हैं, और साथ में साथ आपको नीचे जंगल भी दिखाई देगा, जहाँ पर लोग इसी रास्ते से लोग जो है ना ट्रैक करके ऊपर आ रहे होते हैं। ऊपर से आते वक्त शिमला का ये बेहतरीन नज़ारा हमें देखने को मिला। साथ में एक दूसरी रोपवे के थ्रू जो कार है वो गई है। नीचे आप देखोगे तो आपको लोगों के घर और सड़क आपको दिखाई देंगी। शिमला में बहुत ही छोटे छोटे घर हैं, ना कि बहुत बड़े घर हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी बड़ा है वो या तो ज़्यादातर कोई होटल है और या फिर कोई बड़ा जो रेस्टोरेंट टाइप की चीज़ें हैं वही बड़ी हैं, अदरवाइज शॉप बड़ी हैं, लेकिन घर जो है वो वाकई में बड़े छोटे छोटे घर हैं। फिर हम चल पड़े शिमला माल रोड की तरफ। माल रोड जो कि बहुत ही व्यस्तम एरिया है शिमला का, लोग यहाँ पर खूब घूमना पसंद करते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह की दुकानें हैं जहाँ पे आप कुछ चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, कपड़ा या फिर कोई ज्वेलरी या फिर आप शो पीस टाइप की आइटम्स कर सकते हैं। कुत्ते वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन हैं, बड़े बड़े बालों वाले जैसे भालू जैसे कुत्ते होते हैं, आवारा कुत्ते भी वहाँ पर ऐसे ही मिलेंगे। माल रोड पे लोग किनारे पे बैठे हुए यहाँ के लुत्फ़ ले रहे होते हैं, और साइड में बहुत सारी शॉप्स हैं। एक शॉप तो देख के मैं बड़ा हैरान हो गया था, वहाँ पर एक एसी की शॉप थी। प्लस शिमला में एसी का क्या काम। पीछे यहाँ पर बहुत अच्छा झरना जो चल रहा है ये छोटा सा, और लोग यहाँ पर इसके आजू बाजू बैठे रहते हैं और इसका आनंद लेते रहते हैं, झरने का और साथ में माल रोड का। माल रोड दिन में तो थोड़ा फिर भी कम लोग घूमते हैं, लेकिन शाम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और लाइटिंग यहाँ की देखने लायक होती है जब शाम को आप यहाँ पर आते हो तो। साफ़ सुथरा बहुत है, जगह जगह पुलिस यहाँ पर तैनात रहती है, तो कोई भी गंदगी ना तो यहाँ पे कोई करता हुआ पाया भी गया तो उसके ऊपर फाइन अच्छा भला लग जाता है। गाड़ियों की एंट्री माल रोड पे नहीं होती, रात को 10 बजे के बाद ही यहाँ पर गाड़ियों की एंट्री होती है, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं चला सकता माल रोड पर। काफ़ी सारे बैंक हैं यहाँ पर मैकडी भी है, और मैकडी पे जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत भीड़ रहती है, और इस पर बहुत वेटिंग लगी रहती है मैकडी पे, और खूब भीड़ भाड़ रहती है लोगों की वहाँ पर। यहाँ पर छोटे छोटे कई सारे चर्च भी हैं जो कि मॉल रोड के आसपास ही हैं। फिर हमारा सफ़र निकल पड़ा था ISBT की तरफ। ओल्ड बस स्टैंड से हमने बस पकड़ी। ISBT के लिए मात्र 10 रुपये किराया था प्रति व्यक्ति, और ISBT का ये नज़ारा देखिए, काफ़ी साफ़ सुथरा है वहाँ का शिमला ISBT का। और यहाँ पर हम वेटिंग हॉल में बैठे हुए थे, सामने पूछताछ और टिकट। ये हमारी बस है HPDTC की, जो दिल्ली के लिए हमें पहुँचाएगी। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये बनाई हुई वीडियो और जानकारी आपको पसंद होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू।